हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा चीज है प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। ये दो टॉपिक आज क्लियर करेंगे, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध है इससे दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन आपने सिंपल समझ लिया, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, है ना, फिर आपका विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध हमारा क्या है, किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। जो आंतरिक प्रतिरोध है किसी सेल के अंदर की बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रतिरोध एक खुले परिपथ के लिए, एक चालक तार के लिए होता है। आंतरिक प्रतिरोध एक किसी सेल के लिए होता है। मतलब सेल में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तब उस विद्युत अपघट्ट के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, यानी विद्युत अपघट्ट तो ही आपका है जो मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि विद्युत अपघट्ट से तो ही ये आपका चालकता होती है। विद्युत अपघट्ट के आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वही सेल में जो विद्युत अपघट्ट है वही जो है भैया मार्ग में जो भी जिस कारण से भी हो रुकावट उत्पन्न करेगा, उसे हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। और यदि बात करें कि विद्युत सेल है क्या सर, ये विद्युत सेल के अंदर की घटना हो रही है, तो विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो भाई साहब विद्युत सेल एक प्रकार की युक्ति है, युक्ति यानी उपकरण है जो करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहां पर थोड़ा परिभाषा समझे, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा पूरा विधिवत प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसका जो गणितीय व्याख्या है वो हम यहां पर कंप्लीट कराएंगे आज के सेशन में। तो जब किसी सेल में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हमने पहले भी बताया प्यारे बच्चों कि खुले परिपथ में जब किसी चालक तार के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर की बात हो गई ना भाई, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध अंदर के लिए, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के अंदर होता है विद्युत अपघट्ट, और विद्युत अपघट्ट में होते हैं आयन, आयन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन वही आयन थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता है प्यारे बच्चों, तो यहां पे जो उसका प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने ले लिया यहां पे एक छोटा सा कंटेनर, इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने, दो इलेक्ट्रोड को बाह्य परिपथ से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें हमने भर दिया विद्युत अपघट्ट। क्या भर दिया प्यारे बच्चों, ये विद्युत अपघट्ट हमने डाल दिया। अभी विद्युत अपघट्ट ही जो है ना ये टूटेगा, जैसे हमने भर दिया NaCl। जब NaCl टूटता है ना बच्चा लोग, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनता है। और यही जो आयन होते हैं ना वो विद्युत धारा के चालन के कारण होते हैं। मतलब इन्हीं आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इसी धारा में जैसे हमारा परिपथ है, इसमें आई धारा बह रही है, तो इसी धारा के मार्ग में जो विद्युत अपघट्ट अवरोध डालता है इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सिंपल है, समझ में आ गया, क्लियर है। थोड़ा सा परिभाषा समझना जरूरी है। अब इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे सिंबल है, बना दिया जाए। ये बैटरी है प्यारे बच्चों, ई है हमारा, और इसका विद्युत वाहक बल हम ई मानकर चलेंगे। और ये स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं आंतरिक प्रतिरोध के अंदर वाला मैटर है भाई साहब, इतना ध्यान रखना। तो आंतरिक मैटर के बारे में तो आपने समझ ही लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 4 कारक हैं, ठीक है। कैसे हमने भाई बताया पहले आपको, थोड़ा सा एक हमने सेल बनाया प्यारे बच्चों, सेल नहीं भाई, देखो थोड़ा सा ये सेल बना है ना, ये सेल। अब ये सेल में प्यारे बच्चों ये विद्युत अपघट्ट मिला दिया गया। अब ये विद्युत अपघट्ट के कारण ही विद्युत धारा का चालन होता है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्ट में होते हैं आयन, और सेल में जो विद्युत धारा के प्रवाह होने का कारण वो आयन है। आयन के आधार पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इतना क्लियर है। अब यदि हम कह दें प्यारे बच्चों कि इस NaCl की सांद्रता बढ़ा दें, मतलब इसमें 1 बिलियन भरा हुआ है, बिलियन में NaCl की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सांद्रता बढ़ जाती है। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये सांद्रता है क्या, इस सांद्रता है क्या सर, सांद्रता क्या कहलाता है।
तो इकाई जो आपका वॉल्यूम है, मतलब जो यूनिट वॉल्यूम है यानी इकाई आयतन है, उसमें कितना विलेय मिला हुआ है। कोई भी विलयन है भाई साहब, उसके इकाई आयतन में कितना विलेय है। विलेय की मात्रा अधिक मिलाते जाओ तो सांद्रता बढ़ती जाती है। आपने पढ़ा है सांद्र विलयन, आपने पढ़ा है तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई विलायक है, उसमें अल्प मात्रा में हम विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो तनु विलयन बन जाता है। वहीं पे हमारे पास विलायक है और उसमें अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ मिला दें तो हमारा सांद्र विलयन बन जाता है। तो सांद्रता बढ़ा देने का मतलब ये है भाई साहब कि उसमें आयन की संख्या बढ़ जाती है। आयन की संख्या बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा भाई साहब, इतना ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया। तो पहला जो हमारा इफेक्ट है, सांद्रता बढ़ा दिया जाए। किसी विद्युत अवघट की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब सांद्रता तो आप समझ ही गए होंगे भाई साहब। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा दी जाए, मतलब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट हमने मिलाकर रखा है, विद्युत अपघट्ट ज्यादा सांद्र हो जाए, उसमें आयन की संख्या बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। आयन की संख्या बढ़ने के कारण भाई जो हमारा अवरोध है वो विद्युत अपघट्ट के कारण ही अवरोध होगा, धारा भी प्रवाह होगा उसी के कारण। तो भाई साहब संख्या बढ़ेगी, सिंपल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध मतलब रुकावट, क्या रुकावट, ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दूसरा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाती है, अतः आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। पहले भी हमने बता दिया भाई, सांद्रता बढ़ा दिया। सांद्रता बढ़ाने का तात्पर्य विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ जाए, उसमें आयन की संख्या बढ़ जाए, उसमें जो भी संख्या होंगे अणुओं की संख्या उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जितना ज्यादा अणु होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, सिंपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। जैसे हमने अभी एक डायग्राम बनाया था फिर बच्चों, एक छोटा सा, अब इसके जो हमने सेल बनाया था और इस सेल में अब हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोड हमारा एक यहाँ है, पहले छोटा सा हमने सेल बनाया था, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, बीच की दूरी यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको हमने बढ़ा दिया। अब भाई डिस्टेंस बढ़ाया, सिंपल है, तो भाई विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक लगेगी, सिंपल है। अब जब विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक हो गई, इसमें अणुओं की संख्या अधिक हो गई, तो भाई अणु की संख्या अधिक है, इस कारण जो धारा होगी उसमें रुकावट अधिक होगी, और अधिक रुकावट हो गया तो मतलब भाई आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ गया। अधिक रुकावट यानी आंतरिक प्रतिरोध का बढ़ जाना, सिंपल है। समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं? थोड़ा बहुत समझा करो भाई साहब बेहतर रूप से, और नोट्स भी बनाते चलो। कुछ बच्चे तो नोट्स ही नहीं बनाते, बोले सर हम तो वैसे भी इतना होशियार हैं कि हम पढ़ लेंगे, कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपका तीसरा हो जाता है विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। प्रभावी क्षेत्रफल का मतलब क्या है थोड़ा आप समझिएगा, इसको आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं। जैसे हमने बनाया प्यारे बच्चों एक सेल, छोटा सा सेल बनाया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दी, ये इलेक्ट्रोड। अब प्यारे बच्चों इसमें कितना भाग ये डूबा हुआ है, जैसे यहां से यहां तक का भाग डूबा है, इस क्षेत्रफल भाई ये यहाँ पे समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, समझ रहे हैं, देखो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, यदि इस क्षेत्रफल को बढ़ा दें मतलब इसकी लंबाई और बढ़ा दें, तो भाई साहब अभी इतने में से ही इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब इतने में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब धारा ज़्यादा बहेगी। थोड़ा समझिएगा ना, जो आपका विद्युत अपघट्ट है इसमें हमने इलेक्ट्रोड को डुबाया, इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ भाग है उसका हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मतलब और ज़्यादा डुबा दिया। जब ज़्यादा डुबा दिया भाई साहब तो इसमें होने क्या लगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में बहने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में बहने लग गए तो धारा और अधिक बहेगी। जब धारा ज़्यादा बह रही है तो भाई साहब आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। अभी आपने दो चीज़ देखा भाई साहब कि सांद्रता बढ़ा दें तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी भाई साहब विद्युत अपघट्ट बढ़ गया, और अणुओं की संख्या बढ़ गई, अणुओं की संख्या रुकावट ज्यादा हो गया, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया। लेकिन ये क्षेत्रफल का एक दूसरे के इन्वर्सल है भैया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहे ना, प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती भाई साहब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, इसको पूरा डुबा दें तो इलेक्ट्रॉन पूरे में से बहने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बह गया धारा उतनी अधिक बहेगी, सिंपल है, यही तो कंसेप्ट है। इसलिए कहा गया भाई कि देखो यदि विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्ट में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अधिक जा रहे हैं तो फिर भाई आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, सिंपल है। चलो ताप बढ़ा दिया जाए,
किसी चीज को गर्म करते हैं तो खलबली मच जाती है, सिंपल है, समझ रहे हो। पानी गर्म करो तो उबाल मारता है, उबाल मारता है, गति ज्यादा हो जाती है, तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल है भाई साहब। गर्म जैसे मान लो रास्ते में बहुत भीड़ जमी है, अचानक अच्छी देर से धूप आ जाए तो लोग तितर बितर हो जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी, सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, आपके भैया मार्ग में बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बता तो रहा हूँ, आप जा रहे हो मार्केट, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा मार्ग में बहुत ज्यादा भीड़ है, अचानक अच्छी खासा धूप कर दे, मतलब बहुत तेजी से धूप कर दे, तो व्यक्ति क्या करेंगे, छांव के नीचे जाएंगे भाई साहब, सोचेंगे यार धूप से बचे, छांव के नीचे जाएंगे। अब जब व्यक्ति छांव के नीचे जाएगा तो रोड तो खाली होगा, और रोड खाली होगा तो आपका जो गाड़ी है तेजी से चलेगा भाई साहब। ऐसे ही होता है विद्युत अपघट्ट में, ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता कम हो जाती है, समझ रहे हैं। श्यानता यानी गाढ़ापन, सांद्रता जिसे बोलते हैं, उसे को श्यानता एक नाम से जानते हैं, विस्कोसिटी, तो श्यानता कम हो जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है। भाई आयन की संख्या भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं, उनकी गति होनी चाहिए। यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं भाई साहब तो गति कम हो जाती है ना, रुकावट हो जाती है, भीड़ भाड़ में लोग ज्यादा दौड़ नहीं पाते। आपको अच्छा काम करना तो सिंगल ही चलो, है ना, भीड़ को लेकर चलोगे आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हो, समझ रहे हो। आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते, एक बेहतर काम करना चाहते हो, सिंगल लेकर चलो भाई अपने आप को, खुद को, तो आप खुद चलेंगे तो अधिक जा पाएंगे, और 10 लोगों के राय से आधार पर चलेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसे ही भाई आयन है, सांद्रता बढ़ा लेने से, भीड़ इकट्ठा कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी गति होनी चाहिए ना। इसलिए कहते हैं ना, सांद्रता कम कर दो, श्यानता कम कर दो, अरे ताप बढ़ाएंगे सांद्रता कम होगी, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल है, समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब हम इसके आगे किस चीज का चर्चा करने वाले हैं भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जो बच्चा नोट्स चाहता है ना तो मेरा पर्सनल नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकता है। किस नंबर पर भाई, 9685299149 पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, 9685299149 पर, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना लें। कैसे डायग्राम सर, एक हम कोई ना कोई बाह्य स्रोत देंगे, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव है भाई, ये इस सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध लेकर चलते हैं, स्मॉल r है, और इसको हम पूरे परिपथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हम परिपथ में जोड़ देते हैं। तो इस परिपथ का यानी जो चालक तार है उसका प्रतिरोध हम कैपिटल R मान लेते हैं फिर बच्चों, है ना, ये, और फिर इसे कुंजी के माध्यम से जोड़ देते हैं, सिंपल, समझ में आया। इसका व्यंजक भी करना है ना, संबंध बताना भाई साहब, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी तो निकालना है। अब मैं कह दूं इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है स्मॉल है, और आंतरिक प्रतिरोध आपका देके रखा है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत। ये अलग एक छोटा सा उपकरण बन गया भाई साहब, ये अलग से है भाई साहब, और ये फिर उसके बाहर जो भी है पूरा परिपथ है, क्या है भाई साहब, परिपथ है। मतलब हमने एक चीज देखा कि भाई सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा सर, तो कुल प्रतिरोध के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समझाने के बाद थोड़ा सा लिखना तो बनता है भाई साहब। तो लिखना क्या है कि एक सेल है हमारे पास, विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है। तब यदि आपसे कह दिया जाए, क्या कहोगे सर, हम तो पहले से टूटे हैं। अरे कुछ नहीं भाई साहब, यहां पर आप देखो, हम कहना चाहते हैं ये कि सेल का जो आंतरिक कुल प्रतिरोध है, इसलिए परिपथ, इसलिए विद्युत परिपथ का क्या निकालोगे, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, हमारा स्मॉल r है, कैपिटल R है, दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा कुल प्रतिरोध निकल कर आ गया। क्या निकला भाई साहब, कुल प्रतिरोध निकला, ठीक। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम यदि कह दें कि ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, परिपथ में बहने वाली धारा, भाई ओम के नियम से I बराबर कितना होता है, V बटा R, यानी कुल विद्युत वाहक बल। I कैसे निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल डिवाइड बाय कुल प्रतिरोध, क्या, कुल प्रतिरोध। चलो भाई साहब, ये आप लोग, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, ये आपका मैटर है सर। हाँ सर, चलो ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल हमने E माना, कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r माना, और इसको हम दे देते हैं समीकरण 1।
ये आई का मान आ गया ओम के नियम से V बटा आर होता है, V मतलब विभवांतर, लेकिन यहां पर भाई साहब विद्युत वाहक बल है, इसलिए आप यहां पर विद्युत वाहक बल ही लेकर चलो। अब यदि मैं कह दूं भाई साहब ये सेल के लिए था, अब बाह्य परिपथ के लिए, यानी यदि मैं यहां पर लिख लूं यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, क्या टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V हो तो भाई I बराबर कितना हो जाएगा V बटा आर, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 में क्या रिलेशन है, I बराबर है, तो आप कह दो ना सर समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, भाई दोनों बराबर हैं तो आप तुलना कर दो, तो कितना हो जाएगा जरा, E यानी विद्युत वाहक बल है R प्लस स्मॉल r इक्वल V बटा आर। इसका आप क्या करो, तिरिया गुणा कर दो, इसका इधर जाने दो भाई साहब, इसका इधर करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब, तो यहां पर ई आर बराबर भी आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक रहने देना, परेशान मत होना। अब मैं पक्षांतर करना चाहता हूं, इस यदि मैं कह दूं भाई साहब इसका मल्टीप्लाई कर दूं या v का इधर पक्षांतर कर दूं, तो v का जब पक्षांतर करूंगा तो कितना हो जाएगा, v गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना, इंटू आर, और इधर कितना बचा सर r प्लस स्मॉल आर। देखो जरा r प्लस स्मॉल आर, एक काम करता हूं ना, कैपिटल आर यहां भी, कैपिटल आर यहां भी ले जाता हूं उधर, तो विद्युत वाहक बल E है ना, बटा v इंटू आर माइनस कैपिटल आर। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध R का मान भी निकल रहा है, तो कैपिटल R बाहर ले लो, यहाँ पर E विद्युत वाहक बल है और यहाँ पर बचेगा 1। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। यही तो पूछा था सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक भाई साहब, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, ठीक है, किसका व्यंजक है, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। लेकिन एक चीज बोला गया था भाई कि विद्युत वाहक बल विभवांतर और धारा में संबंध। अच्छा एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, बहुत सिंपल है। समीकरण 1 क्या कहता है सर, समीकरण 1 से लेकर चलो। समीकरण 1 कहता है कि I बराबर यहाँ पर विद्युत वाहक बल है भाई साहब, I बराबर E अपान R प्लस आर, है ना, ऐसा है समीकरण 1 से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतर कर दें तो E बराबर कितना निकल कर आएगा, I का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। अब चूंकि आपने पढ़ा है, चूंकि V बराबर आई आर होता है ना, तो V का मान यहाँ पर रख दें, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा V प्लस आई आर, है ना। तो यदि मैं कह दूं V बराबर निकालो प्यारे बच्चों, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आई आर। ये लो भाई साहब निकल कर आ चुका है, किस किस में संबंध, विद्युत वाहक बल में, है ना, विभवांतर में और धारा में संबंध। यही तो संबंध है भाई साहब, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, है ना, विद्युत वाहक बल हो गया, विभवांतर हो गया और प्रवाहित धारा में संबंध। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है कंप्लीट। और आज के सेशन में 2 क्वेश्चन आपने सीखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और नोट्स लेना है तो आपको मैं नंबर बता ही दिया हूँ, 9685 29 51 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।